हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ लिया था अपना प्रोमिसरी नोट वाला पार्ट। इनिशियली हम लोग सीख चुके हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं और उसमें तीन एसेंशियल एलिमेंट आते हैं जिनको आज हम लेके कंटिन्यू करते हैं। लाइक एग्जांपल 1 इज प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, सेकंड इज बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 एंड चेक सेक्शन नंबर 6। तो आज बाकी बचे पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, फिर उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने यहां तक कंटिन्यू कर लिया था, कवर कर चुके थे। अब मैं इसी पार्ट को आगे बढ़ाने वाला हूं और स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जवाब देना, मुझे सोच के देखना। यहां भी कुछ मीनिंग लिखा हुआ है, डेफिनेशन में कुछ पार्ट लिखे हुए, रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं सर, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि रीजन इज जब मैंने ये बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही हिस्से हैं, तो बताओ क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो एसेंशियल फीचर्स हैं कि राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सर्टेन पर्सन को होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, ऑन ऑर्डर बियरर हो सकता है, तो बताइए बेटा क्या वो सारे फीचर्स इन सभी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? आंसर क्या मिला? यस सर होंगे। तो होंगे इसीलिए ध्यान रखना जो फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं से मिलके बनता है आपके इनका डेफिनेशन। तो रट्टा मारना बंद हो गया अपना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास में फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज हम बात करने वाले हैं बेटे बिल ऑफ एक्सचेंज, जिस शॉर्ट में हम बोलते हैं BOE। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज को BOE। तो हम बात प्रोमिसरी नोट की कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बिल्स की। तो बिल्स को समझने से पहले एक बार पिक्चर पे आ जाओ, पहले बिफोर रीडिंग दिस पार्ट, ये पार्ट रीडिंग करने से पहले, नोट करने से पहले एक बार पिक्चर समझ लो, आइडिया मिल जाएगा क्या है। प्रोमिसरी नोट में आपने दो लोगों की बात की थी, एक था पर्सन जिसने बनाया, प्रॉमिस किया, और एक जिसको किया गया। दो पार्टीज थे, हमने पढ़ भी लिया, मेकर, पेई, रिमेंबर, पेयर, पेई, ड्रोअर, ड्रोई, पढ़ चुके थे। यहां पर व्हेन इट कम्स टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, यहां पर आपके पास नाम आने वाले हैं बेटा तीन पार्टीज के, तीन लोगों के नाम आएंगे। पहला आएगा ड्रोअर, दूसरा एक्सेप्टर, हम ड्रोई कहेंगे, और तीसरा पेई। तो व्हेन इट कम्स टू टॉपिक की भैया प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज? दो पार्टीज। बट व्हेन इट कम्स टू दी टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहां पर कितनी पार्टीज? तीन पार्टीज होंगी। इस बात को समझने के लिए आइए इमेज देखते हैं, फिर मैं रीडिंग दिखाता हूं क्या लिखा है। वही लिखा है ये पूरे पार्ट में। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर से भरा पड़ा है। आओ दिखाता हूं। तो पहले समझते हैं, पिक्चर को देखना बेटा। यहां पे एक नाम है बेटा मिस्टर सैम। अब मिस्टर सैम कौन है? हमने पहले नाम लिया था, याद करो। तो मिस्टर सैम ने क्या किया? गुड्स बेची। नॉर्मल समझना, मिस्टर सैम क्या कर रहा है? मिसिज रीड को गुड्स भेज रहा है बेटा। तो मिस्टर सैम जब गुड्स भेज रहा है तो क्या करेगा? अब सामान बेचा है तो क्या किया? सामान बेचने के साथ साथ एक बिल दे दिया, एक बिल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ मतलब एक बिल इशू कर दिया कि भैया एक काम करो, सुनो ना, सिंपल सी बात क्या होती है। अगर मान लो मैं तुम्हें सामान बेचूं और सामान के साथ में मैं बोलूं लो भैया ये बिल पकड़ो तुम्हारा, तो मैं कौन हूं? उस बिल को ड्रॉ करने वाला, ड्रोअर। तुम कौन हो? ड्रोई। दैट मीन्स जिसके नाम पर बिल इशू किया गया। अब वो बिल का पेमेंट कौन कर रहा है? अब हुआ क्या, समझना ध्यान से बात को। जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो कहलाएगा पेई। तो तीन लोग आए, ड्रो, यहां पे मीनिंग अलग हो गया, ध्यान रखना, प्रोमिसरी में अलग था। तो ड्रो जिसने किया, जिसको किया गया, एक्सेप्टर, किसने बिल एक्सेप्ट किया, और पेमेंट कौन कर रहा है? तीसरा पर्सन, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाएगा पेई बेटा। तो यहां पर तीन समझना, मिस्टर सैम ने बिल इशू किया सामान बेचकर मिसिस रीड के नाम से, तो ये बन गया ड्रोअर और ये बन गई ड्रोई, ठीक है। अब मिसिस रीड को जो इशू किया गया था तो क्या हुआ? उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। तो बताओ मुझे, जो बिल को एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलोगे? उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। तो मैं ड्रोअर ही कहूं या एक्सेप्टर कहूं, मतलब सेम है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होने के बाद में आगे मूव किया, आगे पहुंचा, तो भैया जिसने इसकी मैच्योरिटी डेट के ऊपर, जिसने उस बिल की पेमेंट फाइनली की, जिस बिल की पेमेंट की, जिससे मिस्टर सैम को पैसा मिल गया, तो ध्यान रखना जो आपके पास थर्ड पर्सन यहां पर जो पेमेंट करता है, चाहे वो बैंक ने पेमेंट किया, किसी और ने पेमेंट किया, किसी पर्सन ने पेमेंट किया, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज पेई, उसे पेई कहा जाएगा। तो तीन लोग निकले, ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है बेटा, ड्रोअर, एक्सेप्टर एंड पेई। बोलूं ये ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई कहूं, मतलब सेम है, ध्यान रखना। जो बंदा पेमेंट कर रहा है पेई कहलाएगा, सिंपल सी बात। तो इसी बात को हम अब समझने वाले हैं, आइडिया मिल जाएगा प्रॉपर लिखते लिखते। ध्यान से
पहला वर्ड देखो, नोट करो क्या है, देखना ध्यान से। कह रहा है सर सर सर, मैं बोला बोला भैया यार एक बात बताओ, बीओई होता क्या है? तो भैया इंस्ट्रूमेंट, बीओई इज एन इंस्ट्रूमेंट। बताओ, जब मैं खुद ही मेंशन कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट, तो याद है नहीं है बताओ? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या था? रिटन डॉक्यूमेंट। सर रिटन डॉक्यूमेंट फर्स्ट क्लास में सीख लिया हम लोगों ने। तो बताओ, एक रिटन डॉक्यूमेंट, आगे लिखा इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, तो ये पढ़ चुके हो, ये सारे फीचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थे। तो क्या बोला सर, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। पहला वर्ड क्या है? राइटिंग। दूसरा वर्ड क्या है? अनकंडीशनल। आगे कह रहा सर साइंड बाय, साइन होना जरूरी है। कौन करेगा? मेकर करेगा। कौन करेगा? ये कर रहा है, सिंपल सी बात। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, पर्सन भी कौन होगा भैया? ये थोड़ी है कि मैंने बिल इशू किया किसी को, किसी कौन नाम देना पड़ेगा ना, क्या? सर्टेन सम। चेक करो बेटा, जो मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, राइटिंग अनकंडीशनल, साइन, सर्टेन पर्सन, सर्टेन सम, ये सारे के सारे फीचर्स थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। याद आया? आगे पढ़ो। कह रहा सर ऑफ द मनी, ओनली फॉर मनी होना चाहिए। पढ़ चुके पार्ट भी, अपने फीचर का पार्ट था। कह रहा टू द ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम लिखा उसका या फिर किसी पर्सन के ऑर्डर पे। ऑर्डर और बियर दोनों हो सकता है। तो चेक करो ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स को जोड़ दिया तो बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कैसा बिल? अब सोचो ध्यान से, अप्लाई करके देखें, इसे अप्लाई करना। मिस्टर सैम कौन? ड्रोवर। पर्सन स्पेसिफिक है, साइन किया डॉक्यूमेंट, बिल साइन किया। बिल किसके नाम पे इशू किया? मिसेस रीड। रीड कौन है? सर्टेन पर्सन। किसके लिए किया? पैसे के लिए किया। भाई सामान बेचा है, मैंने तेरे को सामान बेचा है तो मुझे पैसा मांगता है, तो पैसा मुझे अगर चाहिए तो सिंपल सी बात, मैं क्या करूंगा? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट दूंगा साइन करके अनकंडीशनल मोड के अंदर, और क्या करूंगा सर? किसके लिए? सर्टेन पर्सन को दूंगा ताकि मुझे पैसा मिल जाए। तो जब भी ऐसा होता है, जब कोई पर्सन सामान बेच रहा है और वहां पर एक बिल इशू कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। उसे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। नाम से बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जो हमारे बीच में लेन देन हुआ, जो हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहा है। पॉसिबली आई एम ए सेलर, तुम कौन हो? बायर। तो अगर हमारे बीच के अंदर एग्जांपल जो लेन देन हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है, उसके लिए जो बिल इशू किया गया, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। गाइस बोलो क्लियर हुआ मीनिंग? तो कुछ नया नहीं था, ये वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर मिलकर बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे पढ़ते हैं। तो बस यार काम की बात क्या थी मेनली यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, पहला वर्ड तो बेटा इसमें तीन पार्टीज होंगी। पहली पार्टी कौन होगी सर? जिसने ड्रॉ किया, ड्रोवर। दूसरी पार्टी एक्सेप्टर या ड्रोई, एक्सेप्टर या ड्रोई, नंबर 2। तीसरी पार्टी पे, किसने पे किया। अब मैं एग्जांपल में बोलूं, अगर सोचो मिसेस रीड ने ही पेमेंट कर दी, सोचो यहां एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इस बिल की पेमेंट मिसेस रीड नहीं की होती तो मिसेस रीड ही कहलाएंगी ड्रोई एंड पे बोथ, बट पार्टी तो कहलाएंगी, ध्यान रखना। इट मे बी पॉसिबल, लेकिन सोचो ध्यान से, मिसेस रीड ने सामान लिया और बोला भैया आगे बिल ट्रांसफर कर दे किसी के नाम पर, कि काम कर पेमेंट कर देना। क्योंकि पॉसिबली सोचो मिसेस रीड ने किसी और से पैसा मांगती थी, तो बोले काम करो बिल पकड़ो पेमेंट कर दो, तो वो कौन कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पे ही बोलेंगे। याद रहेगा? बोलो क्लियर है? तो तीन पार्टी, ड्रोवर, एक्सेप्टर एंड पे। डन है गाइस? आगे आओ। वर्ड नंबर 2 क्या लिखा है पढ़ना। ये बिल है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। भैया आप पैसा मांगते थे ना किसी के, सिंपल सी बात, जब किसी को गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट के ऊपर, उधार पे सामान बेच रहे हो, सोचना जब किसी को उधार पे सामान बेच रहे हो बेटे, तो भैया इसका मतलब आप उससे पैसा मांगते हो ना। तो क्या बोला? एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। कौन सा? रिटन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। अब बताओ ना, इन दोनों के बीच में कौन है डेटर, कौन है क्रेडिटर? भाई ये पैसा मांगने वाला क्रेडिटर, ये कौन है डेटर। इन दोनों के बीच का जो रिटन एग्रीमेंट है, रिटन एक्नॉलेजमेंट है कि पेमेंट बनता है, पेमेंट देना पड़ेगा, दैट एक्नॉलेजमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपको ये वाला मीनिंग याद नहीं रखना तो आप सिंपली आप ये वाला मीनिंग याद रख सकते हैं। अगर आपको लगे यार कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, द बेस्ट वे टू लर्न इज, अगर आपको मीनिंग याद रखना है तो याद रखना एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। भाई डेट का एक्नॉलेजमेंट, किसका? क्रेडिटर और डेटर के बीच में, दैट एक्नॉलेजमेंट इज टर्म्ड एज, उसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो क्लियर है? तो दिस विल बी द मीनिंग विच यू कैन लर्न, विच यू कैन रिमेंबर फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज गाइस, और ये बन जाएंगे इसके फीचर्स वाले पार्ट। आगे बढ़ू तो क्लैरिटी मिली यहां तक बेटा कि किसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो समझ में आया? यस सर नाउ। क्या आगे बढ़ सकता हूं? चले आगे आइए। अब इसी के बारे में आगे बातें आएंगी, बट ध्यान रखना पार्टीज कितनी होती हैं। अच्छा मेरा एक और प्रश्न है, अब आगे बढ़ते हैं। सोचो बेटा सोचो, अगर आपका बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, भाई सिंपल सी बात ना, मैंने आपको सामान बेचा, समझना रिपीट कर रहा हूं समझाने के लिए, मैंने आपको गुड्स बेची और मैंने आपके नाम पर एक बिल इश्यू किया और आपने अगर बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो
दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो अगर ड्रोई मतलब आप अगर ड्रोई बिल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो बताओ क्या वो बिल वैलिड होगा? सोचो, नॉन एक्सेप्टेंस बाय ड्रोई शैल मेक द बिल ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिकली क्या इनवैलिड कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर जब तक ड्रोई बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड रहेगा, वो वैलिड नहीं बन सकता। और वैलिड नहीं है सिंपल सी मतलब क्या है, तो पेमेंट लेने का राइट भी खत्म हो गया। तो जरूरी है क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया जब बिल इश्यू किया जाता है उसका एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, तभी 3 लोग बनते हैं, पहला ड्रोअर, दूसरा ड्रोई, तीसरा पेई, पेमेंट करने वाला। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर नेक्स्ट पार्ट लिखा है फीचर्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक कॉमन सी रट्टा बच्चा रट्टा मारते हैं, बी का बीओई का अलग फीचर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना अलग से? सोचो, पहला वर्ड यही बोला था बेटा मैंने कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है, तो जो सारे फीचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वो इसके ही बनेंगे, है ना? बस एक नया है, पार्टी 3 होती है यहाँ पे, प्रोमिसरी नोट में 2 थी। चले तो पढ़ना पहला पहला क्या था, राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 2 पढ़ लिया पहले, ये सारी बातें पहले लिख ली, राइटिंग में चाहिए, सिग्नेचर मस्ट है, ठीक है? ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई तीनों लोग सर्टेन होने चाहिए, निश्चित कि कौन कौन है। अब एग्जांपल के लिए मैंने बोला यहां था बाबू, सुनना, एक है बाबू, यहां है जादू, बाबू जादू, और यहां है शोना। सुनना ध्यान से, यहां कौन है बेटा? शोना। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट अगेन, ठीक है? बाबू, जादू, शोना, ठीक है, 3 लोग हैं। अब क्या किया बाबू ने, सुनना, बाबू ने जादू को कुछ गुड्स बेची थी। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन अगेन, सुनो ध्यान से। बाबू ने जादू को गुड्स बेची थी, क्रेडिट पे बेची होंगी, तो क्या किया, गुड्स जब बेची तो साथ ही साथ में एक बिल भी उसके नाम से बना के दे दिया। बिल मतलब भैया ये पेमेंट दे देना, मेरी सामान उधर का बेचा है। अब क्या हुआ यहां पर, अब क्या किया, जो जादू था, जादू के पास पैसा नहीं था, लेकिन जादू सोना से पैसा मांगता था, जादू सोना से कुछ उधार पहले से मांगता था। तो क्या किया उसने, दिमाग लगाया, क्या किया उसने, जो बिल जो उसको बाबू ने इशू किया था वही बिल उसने उसके नाम पर डाल दिया। ले भैया सोना, तेरे से पैसा मांगता हूं, एक काम कर, उस बिल की पेमेंट तू कर दे। किसको कर दे? तू बाबू को कर दे। अब समझ में आएगा तुम लोगों को। तो भैया बताओ, बाबू कौन? द ड्रोअर ऑफ द बिल। जादू कौन? द ड्रोई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल। एंड सोना कौन? द पेई ऑफ द बिल। बोलो क्लियर हुआ? द 3 पार्टीज मेनली, याद रहेगा बेटा, क्लैरिटी मिली। इस पिक्चर में थर्ड पर्सन का नाम नहीं लिखा था, तुम इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाओ, इसलिए बता दिया मैंने एडवांस। चले आगे बढ़े, क्लैरिटी मिली, आगे आओ। तो कौन कौन से फीचर है भैया बताओ? आपके पास जो अमाउंट है वो भी निश्चित होनी जरूरी है या नहीं है? वो भी सर्टेन होनी चाहिए, पढ़ चुके सारे। स्टैम्प जरूरी है या नहीं है? है सर। सर एक्सप्रेस इंटीमेशन की ऑर्डर पे दे रहे हो या बीएलआर पे दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसा पे करने के लिए ही आप इसे यूज करते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, these all documents are negotiable instruments, and negotiable instrument simply means रिटन डॉक्यूमेंट जिसको आप यूज करते हो सिर्फ पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो क्लैरिटी मिली? तो याद करने के पॉइंट्स में क्या याद रखना है, सुन लो। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एंड डेट एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द डेट बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर। या डेटर ये कौन है? क्रेडिटर, ये है डेटर, सिंपल सी बात। नाम क्या दिया हमने इसको? ड्रोअर एंड ड्रोई, ठीक है? उसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई, 3 लोग। फीचर्स का पार्ट ये रहा, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। बोलो क्लैरिटी मिली? बोलो हैंड टू हैंड रिवाइज भी हुआ नहीं हुआ? रिवाइज हो गया नहीं हो गया? चलो चलो चलो, डन डन डन। आगे बढ़ूं, तो बीओई का पार्ट था बेटा, आगे देखते हैं। अब बीओई को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया गाइस। जनरली आपको 2 तरह के बिल्स देखने को मैं फोटो भी लेके आप लोगों के लिए, जनरली आपको 2 तरह के बिल्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है बीओई ऑन डिमांड एंड बियॉन्ड टाइम, 2 मिल जाते हैं। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड, अनदर इज बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन टाइम। ऑन डिमांड, ऑन टाइम। तो जनरली अगर आपको किसी बिल के अंदर, सुन लो, नॉर्मली अगर आपको ये बिल है, ये एक्चुअली बिल ऐसा होता है बेटा, ये एक्चुअल फोटो निकाली है मैंने। तो एक्चुअली जब आपके पास बिल के अंदर आपको यहां लिखा मिले ऑन डिमांड, पढ़ना है, ऑन डिमांड पे टू जेड और इज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब लिखा ऑन डिमांड। अगर वर्ड लिखा मिल गया बिल के अंदर, या मिल गया 3 months आफ्टर डेट, 2 months, 15 days, तो जहां पर टाइम मिल गया उसे बोलते हैं बीओई ऑन टाइम। नाम क्या है इसका? बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन टाइम कहेंगे। जब डिमांड वर्ड तरीके से बोलेंगे बीओई ऑन डिमांड। डिफरेंस ये बेटा
कि जनरली ये वाला बिल डिमांड होने पर ही पेमेंट मिल, डिमांड में समझते हो कि जब आप लेके पहुंचोगे जब तक बिल लेके जाओगे नहीं पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, यहां पर टाइम खत्म हुआ, मैच्योरिटी आ गई, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, ऑन डिमांड एंड ऑन टाइम। तो बीओई दो तरह के में डिवाइड किया, वन इज बीओई ऑन डिमांड, अनदर बीओई ऑन टाइम। तो मीनिंग ऑफ बीओई, फीचर्स ऑफ बीओई एंड द टाइप ऑफ बीओई। बोलो क्लियर हुआ? समझे? क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो डाउट रहे तो भेज देना बेटा मुझे, ठीक है? आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पीओई खत्म हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं हम चेक के बारे में। और अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो आपके पास में बिल्स और चेक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सुन लेते हैं। चेक ही वो पार्ट है जहां पर आपके पास में दो मेजर कंटेंट आने वाले हैं, जहां हम बात करने वाले हैं। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। चेक के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके इस एक्ट का, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ चेक गाइस। क्रॉसिंग ऑफ चेक, अकाउंट पे चेक किसको बोलते हैं, नेगोशिएबल चेक किसको बोलते हैं, जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हैं, स्पेसिफाइड क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो चेक के ऊपर जो आप उसके कॉर्नर में पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो ना, वो क्रॉसिंग कहलाती है, क्रॉसिंग कहलाती है। तो वो टॉपिक बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इस क्लास के बाद कराऊंगा वही पार्ट कराने वाला हूं अगला पार्ट में। नंबर 2 फिर आएगा एंडोर्समेंट का वर्ड। एंडोर्समेंट किसकी? बिल्स की। इवन चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज। सुन लो ध्यान से, चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। हाँ, सोचा कभी एक बंदे ने चेक काट के दिया, जिसको दिया, एग्जांपल मानो, समझना बात ध्यान से, सुनना ध्यान से बात को। बिफोर स्टार्टिंग दिस समझते हैं पहले चेक क्या होता है। बेशक तुम्हें चेक का मीनिंग पता है, तुमने चेक देखा है, तुम चेक काट भी चुकी हो, एग्जांपल, बट इसको ऐसे नहीं, एज पर द एक्ट लीगल प्रोविजन में पढ़ो ध्यान से, ताकि क्लैरिटी मिले। अच्छा, ये बात तो हमने गौर की ही नहीं थी, वो सुनो ध्यान से बात को। हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं, वन इज प्रोमिसरी नोट, अनदर इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, नॉर्मली समझना। एग्जांपल देता हूं, समझना। मैंने आपको गुड्स बेची थी बेटा, मैंने आपको सामान बेचा था, आपको मैंने सर्विस दी थी एग्जांपल के लिए। तो आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे पेमेंट के बदले, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, आपने मुझे पेमेंट के बदले एक चेक इशू किया। लेके चलता हूं, समझना ध्यान से बात को। लेट मी टेल यू एग्जांपल, पेस मिल जाए। देखो यहां बढ़ाता हूं, देखो ध्यान से, कहानी यही समझाता हूं, ठीक है? यहां पर बेटे कौन है, यहां है छुई मुई, क्या नाम है? आई एम गिविंग एन एग्जांपल ताकि क्लैरिटी समझा पाऊं, तुम्हें सुनना है, समझा मैं अपने आप दूंगा बेटा। यहां है छुई मुई, ठीक है? छुई मुई, यहां हूं मैं, ये मैं हूं, ठीक है? तुम्हारे नितिन सर, लो के बाबा, ठीक है? ओके, तुमने नाम दिया बेटा, मैंने थोड़ी नाम दिया, नितिन सर। यहां पर मैं हूं बेटा, ठीक है? आपके नितिन सर, छुई मुई, दो लोग यहां पे हैं, अभी तीसरे का नाम लूंगा, देखना ध्यान से। अब हुआ क्या, नितिन सर ने छुई मुई को कुछ सामान, कुछ गुड्स बेची थी, कोई सर्विस दी थी, जिसके बदले छुई मुई ने क्या किया, एक चेक बनाया, और चेक क्या कर दिया, नितिन सर के नाम से इशू कर दिया। तो मुझे बताओ, चेक इशू करने वाला ड्रॉवर कहलाएगा और जिसको दिया गया ड्रॉई कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? समझ रहे? एक ने चेक दिया, एक को चेक पकड़ाया गया। अभी कहानी खत्म नहीं, पढ़ेंगे ध्यान से। चेक दिया गया नितिन सर को, छुई मुई, दो पार्टी तो हो गई। अब बताओ कि चेक मैं कहां लेके जाऊंगा, मुझे पैसा चाहिए भैया। एट दी एंड मुझे तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैंने सामान बेचा भाई, सर्विस दी है भाई, तो कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं इसका मतलब में। तो जवाब दो बेटा, अब मैं चेक कहां लेके जाऊंगा, बैंक में लेके जाऊंगा। तो अगर मुझे बताओ, यहां पर बैंक को बोलते हैं बैंकर, बैंक को क्या बोलते हैं, बैंकर। तो यहां पर भी देखो कितनी पार्टी बन गई, कि यहां भी तीन पार्टी हो गई, नहीं हो गई? एक तो कौन, छुई मुई, एक कौन बेटा, मैं, और एक कौन, बैंकर। बैंक को मतलब बोलते हैं बैंकर। तो तीन लोग हो गए अगेन। और तीन पार्टी कहां पे होती है, प्रोमिसरी नोट में होती है तीन पार्टी, बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है? क्वेश्चन मेरा, तीन पार्टी कहां पढ़ी आपने अभी? क्या ये प्रोमिसरी नोट में पढ़ा या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा? तो हमने तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा, इसीलिए चेक को भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। बट यहां कोई पर्सन नहीं, यहां पर बीच में कोई बैंकर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बैंक ही आपको चेक की पेमेंट करके देने वाला है। यहां बहुत सारे नाम आएंगे अभी यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसे कहते हैं, ट्रंकेटेड किसे कहते हैं, मीनिंग बताओ क्या होता है, समझना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, पहले मीनिंग समझ में आया कि तीन लोग यहां भी होंगे। तो आइए पढ़ते हैं, किसे कहते हैं चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक, इलेक्ट्रॉनिक इमेज किसे कहते हैं, ट्रंकेटेड चेक किसे कहते हैं, फीचर्स कौन कौन से, आइए बात कर लेते हैं। चले आओ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, पढ़ना बेटा। कह रहा सर, चेक क्या है, चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज।
चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज। जब ये कोई बोल रहा है, सुनना, व्हेन द लॉ इज सेइंग कि भैया चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स भी चेक पे एप्लीकेबल हो गए, है ना? सोचो, इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर भी चेक पे एप्लीकेबल हो गए। रिटर्न में होना चाहिए, नाम होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, डेट होनी चाहिए। चेक पे होता है नहीं होता? होता है। आगे पढ़ना, कह रहा सर ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, आपने चेक किसको दिया? आप जब चेक इश्यू कर रहे हो, इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बैंक को पेमेंट के लिए बोल रहे हो। ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंकर, एक स्पेसिफिक बैंक को आप दे रहे हो। पेमेंट कहां से मिलेगी? मैंने चेक दिया, पहले बैंक पेमेंट करेगा ना, पेमेंट कौन करेगा? आपको करेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो वर्ड समझना, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। एक बात ध्यान रखना, चेक कभी बियरेबल वाला पार्ट नहीं बोल, ऑन डिमांड का मतलब भाई जब तक तुम चेक लेके जाओगे नहीं, डिमांड करोगे नहीं। देखो डिमांड नहीं समझना, जब मैं चेक बैंक में लेके जाऊंगा, भैया पेमेंट कर दो, तो जब मैं चेक जमा करूंगा नहीं, क्या पेमेंट मिल जाएगी? सोचो ध्यान से, आपने मुझे कोई चेक दिया, सोचना, आपने मुझे कोई चेक दिया और चेक मैंने घर में संभाल कर रखा हुआ आराम से बुक्स किताबों के बीच में, बताओ तो क्या पैसा मिल गया मुझको? नहीं सर। जब तक सर आप डिमांड नहीं करोगे, जाके बैंक में जमा नहीं करोगे, पैसा नहीं मिलेगा। बैंक में जाके नहीं जमा करूंगा मतलब मैं जब तक डिमांड नहीं करूंगा पेमेंट की, पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या बोला सर? एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड। भाई सिंपल सी बात, डिमांड करोगे तो ही पैसा मिलेगा। तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफिक बैंकर को के नाम पे ड्रॉ किया गया, ठीक है? क्योंकि आप कहां से पैसा लोगे? बैंक में लगाओगे ना चेक को, किस लिए? क्योंकि आपको ऑन डिमांड पे पैसा मिल जाता है। दैट काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज टर्म्ड एज चेक। उसी को चेक कहा जाता है, नंबर 1, उसी को चेक बोलते हैं। और चेक का पूरा सिस्टम तो हम लोग जानते हैं, पहले से आप लोग भी जानते हैं, फिर भी मैंने बता दिया क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा। एंड व्हाइल यू आर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट सिंपली मींस दैट कि जितने भी सारे फीचर्स पीओई के बनते हैं, वो सारे के सारे फीचर भी चेक पर एप्लीकेबल हो गए, नंबर 1। आगे आओ, क्या लिखा कह रहा है? चेक में क्या होता है, पढ़ना, चेक कंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। एक बात सुनोगे, आजकल ना बैंक्स के अंदर देखना, आजकल बैंक्स में मशीनें लगा दी गई हैं। आजकल बैंक्स में चेक सबमिट करने की मशीनें लगी हैं। आपने देखी, कभी चेक किया? नहीं देखा तो बैंक में जरूर जाना है, वो चेक कर, तो चेक करने के लिए अच्छा कौन सी मशीन है, क्या होता है। कोई कहे ना चेक जमा करना है, मैं करके आऊंगा चेक जमा, बोल रहा एक बार उसको। जब तुम जाओगे ना, तो वहां पर जैसे ही आप चेक सबमिट करने के लिए जाओगे और चेक का अपने चेक लगाओगे, डालोगे उसके अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर आपकी चेक की एक इमेज बन जाती है। सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी चेक की एक इमेज बना देंगे बेटा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इमेज। तो वर्ड समझना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास आपकी चेक की इमेज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज। यहां पे लिखा होगा प्रॉपर, जो आपने चेक फिल किया उसकी पूरी फोटो क्लिक करके डाल देंगे। एक होता है ट्रंकेटेड, वही ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना, ट्रंकेट इसको छोटा सिंक कर देना। पर जब वो इमेज आगे आपके बैंकर को या क्लियरिंग हाउसेस को भेजी जाएगी, जहां से पेमेंट क्लियर होता है, कि भैया एग्जांपल, जिसने चेक इशू किया था चेक तो कर लो कि उसके बैंक में पैसा है भी या नहीं है, समझ रहे हो? तो वेरिफिकेशन द प्रोसेस होता है 3 दिन में चेक क्लियर होता है। सुना ना, मैक्सिमम टाइम 3 दिन का है इंडिया के अंदर। तो क्या होता है, वो जब इमेज आगे भेजी जाती है तो उसको ट्रंकेट कर दिया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक में ही भेज देते हैं, लेकिन पहले क्या था, नॉर्मली जब मशीनें नहीं थी तो आप बैंक में चेक जमा करते थे, फिर वहां के जो एम्प्लॉय थे उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाया करते मशीन में डाल के, उसको छोटा स्ट्रिंग करके ट्रंकेट करते थे जो इन्फॉर्मेशन काम की है, और वो इमेज आगे भेजते थे कि भैया एक चेक आया इस नाम से, इस बंदे का अकाउंट नंबर ये, खत्म। दैट इज द पेज। ये 3 वर्ड यहां पर आया। तो क्या बोला, चेक के अंदर 2 चीजें क्या आती है, पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज, दूसरा ट्रंकेटेड चेक। एंड आगे चेक को क्या बोलता है, इसको बोलता है इन शॉर्ट है क्या, वो ट्रंकेटेड इमेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसके थ्रू बना, भाई पेपर के थ्रू कैसे बना, दैट इज कॉल्ड, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को यूज करके चेक की इमेज भेजी जाती है। तो फिजिकल चेक आप इशू कर रहे हो उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किया जाता है, पहला वर्ड। दूसरे बात पे आता हूं, कह रहे सर एक्सप्रेशन बैंकर, यहां पर जिस बैंकर को नाम दिया गया, बैंकर का मतलब क्या है ये भी क्लैरिफाई किया लोगों ने। भाई बैंक का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर, या तो आपका कोई बैंक हो, एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बैंक, या इवन इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलता है, हाँ यस, कॉमर्शियल बैंक ही नहीं, इसके अलावा भी जो पोस्ट ऑफिस है वहां भी लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहां पे सेविंग अकाउंट खुलता है।
तो वो भी हो, तो दोनों में बैंक एज वेल एज द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बैंकर है। तो आपने उनके नाम पे इश्यू किया तो पैसा वहां से मिल जाता है। तो ये तो मीनिंग किसका हुआ, चेक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड ट्रंकेटेड। इसका मीनिंग अभी आगे आने वाला है, आगे देखो। लेट मी शो यू द इलेक्ट्रॉनिक इमेज अगेन। क्या है इमेज बता रहा, अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं चेक की इमेज, क्या ये रियल चेक है? क्या इसका मतलब बताओ, रियल तो मतलब क्या ये फिजिकल इमेज है? नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज। बट आप जब चेक करोगे ना ट्रंकेट, तो ट्रंकेट में क्या होगा, सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन, अमाउंट, अकाउंट नंबर, इसको और ज्यादा श्रिंक छोटा कर दिया जाता है। दैट इज विल बी टर्म्ड एज क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड इमेज। ये कौन सी इमेज है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज है बेटा। तो वर्ड समझना सर, चेक कैसा होता है आपके सामने, आपने देखा भी, आपने यूज भी किया, घर में भी होगा, खोल लेना चेकबुक अपने पास में। तो देखो 3 नाम समझते हैं आंसर चेक के अंदर। अब बात समझते हैं, यहां पर 2 नीचे वर्ड लिखे मैंने। पहला लिखा मैंने वर्ड नंबर 1 इज क्या भैया, किसे चेक इन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, एंड दूसरा ट्रंकेटेड चेक क्या होता है। तो 2 वर्ड बोले मैंने, समझना ध्यान से। इट मीन्स ए चेक इज ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग क्या, द कंप्यूटर रिसोर्स और साइन एज ए सिक्योर सिस्टम। साइन उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर, दैट मीन्स सिंपल सी बात, नंबर्स होते हैं, कोई साइन नहीं है, समझना ध्यान से। सिंपल सी बात, जब किसी चेक को इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को यूज करके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करके उसे इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। याद रहेगा, पूछता नहीं है, सुन लो ध्यान से, खाली पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक चेक किसे कहते हैं। दूसरा वर्ड बोला व्हाट इज ट्रंकेटेड, का मतलब क्या है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया उसके बाद उसे और शॉर्ट कर दो। क्या बोला, लिखा पढ़ना, इट मींस अ चेक व्हिच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, क्या बोला, क्लियरिंग साइकिल। जब आपका चेक बैंक टू बैंक जो क्लियरिंग हाउस के पास जाता है, क्लियरिंग हाउस के पास जाता है, तो वहां पर आपकी उसकी चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज को और जरा श्रिंक कर दिया जाता है, एंड दैट टर्म इज टर्म्ड एज ट्रंकेटेड चेक। तो वर्ड क्या बोला समझना, एक चेक फिजिकल कॉपी, उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक चेक। उसके बाद में उसको और श्रिंक कर दिया गया, छोटा ताकि साइज छोटा रहे और आगे इजीली वो प्रोसेस हो सके क्लियरिंग हाउस के पास, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेटेड चेक। याद रहेगा 3 वर्ड, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर बना हुआ है, पढ़ा हुआ है ध्यान से। तो वर्ड नंबर 1 क्या, 2 वर्ड समझना सर, मेरे समझना ध्यान से। मिस्टर एक्स ने क्या किया, बैंक के नाम पर एक चेक इशू किया। भाई क्या दिया, मिस्टर एक्स ने ऑर्डर टू पे मिस्टर जेड, की भैया काम करो, समझना ध्यान से। मिस्टर एक्स कह रहा है भैया जेड को पेमेंट दे दो, किसको बोल रहे हैं, बैंक को बोल रहा है। ध्यान रखना 3 लोग आते हैं यहाँ पे। जिसने चेक इशू किया, ड्रोवर, वर्ड समझना, जिसको चेक इशू किया गया, ड्रोवर। दूसरा जिसको चेक दिया गया, ड्रॉई, क्योंकि चेक एक्सेप्ट करने वाला कौन है, बैंक, ठीक है। और जिसको पेमेंट मिलेगी, पे। अगेन द 3 पार्टीज इन चेक। सोचो ध्यान से, शुरुआत में लिख दिया था कि सर चेक इज ऑल्सो ए बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन्स देयर 3 पार्टीज, ड्रोअर, एक्सेप्टर एंड पे, या ड्रोअर, ड्रॉई एंड पे। क्लियर हो गया, आगे देखो ध्यान से। सर अपने पास में इसके जो सेम फीचर है बीओई के, वो सारे फीचर इसमें कंटिन्यू होते हैं, और यहां पर बैंकर ही ड्रॉई कहलाता है। एक्चुअली वही बैंक ही जब तक आपका चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, पेमेंट भी नहीं मिलने वाला, एंड दैट टर्म इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, चेक, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड इमेज। ये इमेजेस होती है बेटा, जिसे नॉर्मली बैंक अपने चेक की पेमेंट को क्लियरिंग हाउस का मतलब समझ रहे क्या होता है, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग हाउस का मतलब समझ रहे हो सकता है पॉजिटिव डाउट तुम्हारा निकल के आए, सर क्लियरिंग हाउस क्या होता है। गाइस क्लियरिंग हाउस का मतलब जब बैंक के पास चेक जाएगा ना, तो बैंक उसको प्रोसेस करेगा आगे कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअली इसने इशू किया, पैसा है भी या नहीं है, अकाउंट नंबर सही तो है नहीं है, कोई साइन 4 साइन तो नहीं हो गए उसके ऊपर। तो उन सब चीजों को वेरीफाई करने के लिए उस चेक को बैंक्स के थ्रू प्रोसेस में भेजा जाता है अपने पास, जहां से प्रोसेस होके आता है और कंफर्मेशन मिलने के बाद पेमेंट होती है। इसीलिए बैंक्स नॉर्मली कम से कम 3 दिन लेते हैं, चेक का टाइम होता है कि 3 दिनों में आपका चेक सबमिट करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद में, आपको मिलने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद में उसकी पेमेंट हो जाती है। वो 3 दिन लगते हैं इसी चेक को क्लियर करने के लिए। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, पेमेंट को क्लियर करने का काम, थप्पा लगाना कि भैया हाँ थप्पा लग गया दे दो पेमेंट, उसके लिए होता है। पूरा आइडिया मिला बेटा, चेक क्या होता है, कितनी पार्टीज होती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक इमेज, क्या होती है ट्रंकेटेड चेक। क्या है, कोई शंका संदेह यहां तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आया यहां तक 3 बातें दी हमारे पास में, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, तीनों खत्म हो गए। इतना ही पार्ट है तुम्हारे सिलेबस के पार्ट में। चले अब आगे बढ़ते हैं, इससे कंटिन्यू करते हैं आगे पार्ट को। अब हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं, अभी मैंने क्लोजिंग ऑफ चेक की बात नहीं किया, ना ही मैंने एंडोर्समेंट की बात की है। एंडोर्समेंट कितने तरह का होता है, रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है,
फोल्डेटिव क्या होता है हमारे पास में, सैन फ्रेसिस क्या होता है ये पढ़ाऊंगा, सैन रिकोर्स क्या होता है ये आने वाले हमारे पास में, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, अभी सुन लो ध्यान से। अब आपके पास में कुछ नाम और दिए गए जिनमें से आपने कुछ पढ़ लिए हैं, जिनमें से आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, एंड दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ पार्टीज के नाम यूज किए गए हैं। होपफुली आपको आइडिया मिल चुका है, ड्रोअर, ड्रोई, पेई, लेकिन इनके अलावा भी कुछ नाम और भी हैं। आइए कंटिन्यू कर, तो कौन कौन से नाम है, क्या क्या नाम दिया गया, आओ रीडिंग कर लेते हैं। पहला वर्ड पढ़ना ध्यान से, कह रहा भैया कौन कौन सी पार्टीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। तो पहला तो आई थिंक सो बिना बताए पता है आप लोगों को, कौन सा है बेटा, ठीक है, ड्रोअर किसे कहते हैं और ड्रोई किसे कहते हैं। सेक्शन नंबर 7, ड्रोअर कौन और ड्रोई कौन, पता है नहीं पता, क्या बताना पड़ेगा, जिसने ड्रॉ किया वो ड्रोअर, जिसको मिल रहा है ड्रोई। ध्यान रखना क्या पढ़ा, हाँ सुनो सुनो सुनो, जब बिल ऑफ एक्सचेंज देखा था, सुनना काम की बात, बिल ऑफ एक्सचेंज जब आपने पढ़ा तो वहीं से आपको एक क्लैरिटी मिल गई बेटा कि एक बंदा बिल को ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ मतलब इश्यू कर रहा है, जिसको बिल दे रहा है ना कि पेमेंट कर मेरी, उसे ड्रॉई कहा जाता है, और जो एक्चुअल पेमेंट दे रहा है उसे पेई कहा जाता है, किसको पेमेंट मिल रही है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। तो 3 लोग हैं गाइस, सेम यहां पर चेक वाले पार्ट में बैंक क्या बोलेगा, ड्रॉई, पेमेंट जिसको मिली वो है पेई, और जो दे रहा है वो ड्रॉअर। तो इन पार्टीज के नाम थोड़ा ध्यान से रखना, पार्टी बेशक 3 है दोनों में, पीओई में पार्टी 3 है, चेक में पार्टी 3 है, पर डिफरेंस क्लियर रखना, यहां बैंकर इन्वॉल्व और बैंकर इज टर्म्ड एज ड्रॉई बोलेंगे उसको, क्योंकि वही चेक को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड ड्रॉई बोलते हैं उसको, और जो पेमेंट जिसको मिलेगी वो कहेगा हमारा पेई कहलाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया। वहां क्या था याद रखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, मिस्टर रीट ने किया था बाबू सोना वाला केस, वहां ड्रोअर, ड्रॉई और पेई अलग था। क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आया तो वर्ड समझते हैं। पहला किसे कहते हैं ड्रोअर, किसे कहते हैं ड्रॉई, सिंपल सा बात बेटा, जिसके नाम पर द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बीओई या चेक इश्यू करता है उसे बोलते हैं ड्रोअर, मेकर को बोलते हैं। जिसके नाम पर डायरेक्ट किया गया, जिसको बोला मैं पेमेंट दे दो इसको, उसे बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोला, द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे, जिसको बोला भैया पेमेंट दे दे, तू पेमेंट देगा, मिलेगी नहीं, जिसको बोला तू पेमेंट देगा, एक ने इश्यू किया और जो पेमेंट तुम्हें देगा दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। तो चेक के केस में बैंक आपका ड्रॉई था, और बिल के केस में जिसको आपने सामान बेचा वो आपका ड्रॉई था। बोलो क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हो गए, दोनों वर्ड याद रखना आपने। नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। व्हाट इज ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड, इसका मतलब क्या है, ड्रॉई तो क्लियर हो गया, ये ड्रॉई का मतलब समझ में आता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब क्या है, कि कल को अगर मान लो जिसको तुमने बिल इश्यू किया, चेक इश्यू किया, वो पेमेंट नहीं दे पाया तो कौन देगा। तो अगर नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप उस पार्टी का नाम भी लिख देते हो कि अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो इन केस ऑफ नीड, रिक्वायरमेंट के टाइम पे कौन पेमेंट करेगा, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। क्या बोला मैंने, कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे यहाँ पर कौन देगा, वो पर्सन का नाम अगर मेंशन करते हो बिल के अंदर तो दूसरे बोलते हैं बेटा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो लिखा पढ़ा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कर व्हेन इन द बिल, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल लिखने का मतलब ही क्या है, BOE, याद रखना, वन द बिल और इन एनी एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट अभी आगे आने वाला पढ़ाऊंगा दोबारा से, कि होता है ना एग्जांपल, एक पार्टी है दूसरी पार्टी है, ठीक है, अब यहां से बिल दिया था इसको, इसने आगे ट्रांसफर करते चला गया, तो जिन जिन लोगों को जाएगा उसे एंडोर्समेंट कहते हैं, मैंने मीनिंग पहले बताया था, अब इसको मीनिंग आगे पढ़ेंगे दोबारा से, अभी वापस टॉपिक पे आओ। क्या बोला, बिल या किसी को एंडोर्स किया गया, सुनना, when in the bill or in any endorsement there on the name of any person, जिसमें किसी पर्सन का नाम लिखा है, in given addition, additional नाम लिखा है, to the drawee to be restored in case of need, कि कल को अगर मान लो ड्रॉई से पेमेंट नहीं मिला तो that person will be termed ड्रॉई, वो पेमेंट देगा। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है बेटा ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अगर आपके बिल या किसी एंडोर्समेंट वाले पार्ट में आपने एडिशनली किसी का नाम डाला हुआ है, आपने एडिशनली किसी का नाम डाला हुआ है, कि कल को अगर चेक नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज खाली बिल बोल रहा हूं मैं, हाँ याद रखना, चेक में नहीं होता ऐसा कि नाम काट के लिख दोगे इससे नहीं मिलेगा तो इस बैंक से ले लेना, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बिल के अंदर बोल रहा हूं। जब बिल आप इश्यू करते हो तो उस केस में अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं देगा तो आप एक पर्सन का नाम एडिशनली डाल देते हो, उसका नाम दिया जाएगा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर ड्रॉई से पैसा नहीं मिला तो दैट पर्सन विल पे द अमाउंट, एंड द पर्सन को नाम दिया गया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। बोलो क्लियर हुआ, तो ड्रॉअर, ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, क्लियर है गाइस। आगे बढ़ता हूं, द नेक्स्ट इज एक्सेप्टर, ये तो पता है अब,
भैया जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है, सिंपल सी बात है ना। तो पढ़ने क्या लिखा हुआ है, सर वेयर द ड्रॉई ऑफ ए बिल हैज साइंड द असेंट। पर ड्रॉई कब कहलाएगा एक्सेप्टर, को सुन लो ध्यान से, जब बिल का ड्रॉई, जिसको बिल आपने इशू किया, सुनना, वो अपनी सहमति दे दे सिग्नेचर करके कि ठीक है भैया आई एक्सेप्टेड द बिल। लीगल पार्ट में होता है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट मतलब उसको आप कंफर्मेशन ले रहे हो, साइन कर दे रहे हो, हाँ सहमति है, एक्सेप्टेड। तो जब ड्रॉई अपनी सहमति दे दे साइन करके किस पे, बिल के ऊपर, कि भैया उसको डिलीवर हो चुका है, ठीक है, तो उस केस के अंदर दैट पर्सन विल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्टर। सिंपल सी बात ना, आपने वर्ड देखा, ड्रॉई को ही एक्सेप्टर बोलते हैं, पढ़ा हम लोगों ने बिल में। तो वो ड्रॉई एक्सेप्टर कब कहलाएगा, सिंपल सी बात भाई, जब एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके नाम पे इशू किया उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। कंफ्यूज मत होना, मैं चेक का नाम नहीं बोल रहा हूं बीच में, जहां चेक बोला वहीं पे चेक है, जहां चेक नहीं बोला सिर्फ बिल बोल रहा हूं, वहां सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, ना प्रोमिसरी नोट की ना चेक की। बच्चों से इसमें जो गलतियां होती है में वो यही होती हैं, और कोई गलतियां नहीं है उनके पास, कंसेप्ट में गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां नाम में होती हैं, मिक्स कर देते हैं। बिल तीन ही आइटम है भाई, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जहां चेक बोला वहीं पर चेक एप्लीकेबल है, जहां चेक नहीं बोला वहां पे सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हो आप, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, ना प्रोमिसरी नोट की बात नहीं कर रहे। तो मैंने इन दोनों में किसकी बात की, ड्रॉइंग केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टर में तो किसकी बात की, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंटेंट में एक ही नाम बोला, एंड दैट इज ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं बिल की बात कर रहा हूं, बोलो याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बात करते हैं। सर नेक्स्ट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। सर ओनर का मतलब क्या होता है, सर हमने ओनर नहीं सुना, आपने एक वर्ड सुना हुआ है डिसओनर, तो आगे आएगा हमारे पास में, पता है ना, पनिशमेंट्स है, जानना जेल है, यस पढ़ोगे, कॉन्ट्रावेंशन, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन होता है, अपोज किया जाता है, उस केस में जेल हो सकते हैं, इंप्रिजनमेंट है, फाइन भी है, चेक के डिसओनर होने पर। बट मुद्दा है वो तो पता है, पेमेंट नहीं है, एग्जांपल चेक इशू किया गया और बैंक में अकाउंट पैसा नहीं था आपके पास और चेक लगा दिया गया, तो दैट चेक विल बी डिसओनर्ड, बेटा ध्यान रखना, मुद्दा ही नहीं, मुद्दा दूसरा है, सुना ध्यान से बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या बोला सर, एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। एक्सेप्टेंस फॉर ओनर का मतलब कि भैया कौन पेमेंट करेगा, ओनर मतलब पेमेंट कर देगा, उसे बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया कि पेमेंट दूंगा। क्या मतलब, पढ़ना ध्यान से, कह रहा है सर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल फॉर द ओनर ऑफ एनी अदर पर्सन, भाई किसी और के बिहाफ पर, सुनना ध्यान से, तो एग्जांपल के लिए तुम्हारे बिहाफ पर अगर मैं कहता हूं, आपके बिहाफ पर अगर मैंने बोला कि आई विल पे दी मनी, आई विल पे दी मनी फॉर यू, है ना, मेरा प्यारा लाडला बच्चा, मैं इसके लिए मैं पेमेंट करूंगा। इफ आई एम एक्सेप्टिंग टू पे ऑन बिहाफ ऑफ यू, पे तुम्हें करना था, ड्रॉई तुम थे, मेरा नाम भी लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर नाम लिखा होता तो बोलते ड्रॉइंग केस ऑफ नीड, समझ रहे हो, पीछे पड़ा आपने, मेरा नाम भी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया तुम्हारे बिहाफ पर मैं पेमेंट दूंगा, तो हु आई एम इन दिस केस, आई विल बी टर्म्ड एज, गाइस क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस फॉर ओनर, एक्सेप्टेंस फॉर ओनर, कि तुम्हारे बिहाफ पर पेमेंट मैं दे रहा हूं, बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट इज पे फॉर ओनर का मतलब क्या, ये तो एक्सेप्टेंस हो गया, व्हाट इज पे, समझ आने से, सर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल फॉर द ओनर ऑफ एनी अदर पर्सन, सेम जो जहां पर पे करेगा, एग्जांपल किसी हु पेज द बिल फॉर एनी अदर पर्सन, भाई जो पे कर रहा है पे फॉर द ओनर, जो ड्रॉई बन रहा है किसी के बिहाफ पर, तो ड्रॉई फॉर द ओनर, बोलो क्लियर हुआ। जो एक्सेप्ट, देखो दो वर्ड समझना, इन दोनों का वर्ड कनेक्टेड है, ध्यान रखना, पहला वर्ड भाई एक एक्सेप्ट करने वाला कि दूंगा, दिया नहीं है, और जो दे दे वो क्या कहलाएगा, पे फॉर द ओनर। एक एक्सेप्ट करने वाला कि मैं दूंगा, एक जिसने दे दिया, पे फॉर द ओनर, बोलो क्लियर हुआ, समझे कि नहीं, बोलो क्लियर है, डन है यार, डन 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 और नॉट, समझ में आया गाइस। चलो आगे आते हैं, ये छोड़ दो अभी नीचे वाला पार्ट, आगे आते हैं। तो ये हमारे पार्ट थे, लेकिन अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े काम कीजिए, सुन लो ध्यान से, मजेदार पार्ट है बेटा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में पढ़ने के बाद में आपको कोई चीज अगर पढ़नी होती है, स्पेसिफिकली बता रहा हूं मैं तीन बातें, क्रॉसिंग ऑफ चेक, एंडोर्समेंट की टाइप्स, डिसओनर और कॉन्ट्रावेंशन, और साथ ही साथ में दो ऐसे नाम
जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, एचडीसी बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एचडीसी। आपके इस एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट की कैटेगरी में एचडीसी भी आता है। समझते ध्यान से बात। किसे कहते हैं होल्डर और किसे कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स गाइस। होल्डर का मतलब होल्ड, देखो वर्ड समझना, द वर्ड होल्डर मतलब जिसने होल्ड किया हुआ है। बताओ मैं एग्जांपल, मैंने इस पानी की बोतल को होल्ड किया हुआ है, होल्डर। इट मींस मैंने इस पानी की बोतल का कंट्रोल, अपने पोजीशन अपने पास रखा हुआ है, तो होल्डर बोलते हैं। तो सेम इस तरीके से जब किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कोई पर्सन अपने पोजीशन में रखता है उसे कहते हैं बेटा होल्डर। क्या बोलते हैं? होल्डर। लेकिन होल्डर के बाद में पेमेंट होने वाली है, मैच्योरिटी डेट पास आ चुकी है, उस बिल की पेमेंट होने वाली है और मैच्योरिटी डेट पास आ चुका है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होने वाली है। उस दौरान जिसके पास वो बिल रखा है, वह जिसको पेमेंट मिलेगी, उसे बोलते हैं एचडीसी, होल्डर इन ड्यू। समझते हैं? दो वर्ड है, दो याद रखने, समझो ध्यान से। तो पहला वर्ड क्या बोला बेटा, सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर किसे कहते हैं? सेक्शन नंबर 8 बता रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ना भाई। अगर एक पर्सन इज अ होल्डर व्हेन ही सेटिस्फाइड टू कंडीशन, एक व्यक्ति को होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब कहा जाएगा जब दो कंडीशन अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन कौन सी है भाई? पहली बात तो कॉमन ही बोला है, पहला वर्ड नंबर 1, ही इज एंटाइटल्ड टू पोजेस द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। समझ क्या बोल रहा हूं? ही इज एंटाइटल्ड टू पोजेस मतलब पोजेशन, पोज मतलब क्या है, द वर्ड इज, समझ ध्यान से, पोजेशन मतलब कंट्रोल, मतलब क्या है, कंट्रोल। भैया उसके पास में, उसके कंट्रोल में वो इंस्ट्रूमेंट है और अपने खुद के नाम से है। अगर आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको इश्यू किया गया था और आपने उसे अपने नाम से लिया हुआ है, अपने नाम से प्लस कंट्रोल, सुनना क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे नाम से कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया गया था और वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये छोड़ो, ये नहीं, दूसरी कंडीशन, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट, और तुम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये राइट रखते हो कि तुम उससे पैसा ले सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट से रिकवरी तुम कर सकते हो, पैसा तुम्हें मिल सकता है। तो ये दो बातें अगर अप्लाई होती हैं तो उस पर्सन को होल्डर कहा जाता है। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए समझ ध्यान से बात को, एक चेक है, चेक सुनना, चेक तुम्हें इजीली समझ में आएगा, आराम से सुनना। एक चेक है, बिल एग्जांपल, एक चेक या बिल जो कि मेरे नाम से है, मतलब चेक पे नाम लिखा है नितिन भारद्वाज लिखा हुआ है, एक चेक जिस पे नाम लिखा है नितिन भारद्वाज, बेटा मेरा नाम है और मेरे पास चेक रखा हुआ है और मैं उस चेक को यूज करके पैसा ले सकता हूं, तो बेटा मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में कहा जाएगा आई एम द होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 8 बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये एग्जांपल लिखा था भैया कि एग्जांपल एक्स था, एक्स ने वाई को दिया, वाई अब एट देन वाई के पास चला गया, नाम एक्स का था, इसमें एग्जांपल ये लिखा हुआ है। तो बस नॉर्मली इसे रीडिंग की रिकमेंड, तुम इसको समझ गए होगे कि क्या वर्ड बोल रहा हूं मैंने। मैं एग्जांपल के लिए, अगर एक्स मतलब मैं, अगर मेरे नाम से कोई इंस्ट्रूमेंट था और बेशक वो इंस्ट्रूमेंट मैंने किसी और को दे दिया तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगी, पैसा मुझे ही मिलेगा। इसकी बात मैं आगे करूंगा क्लोजिंग ऑफ चेक के अंदर। बोलो क्लियर हुआ? तो दो वर्ड आए हमारे पास में कि किसे कहते हैं होल्डर। देखो पीछे दिखाता हूं, तो होल्डर कौन है बेटा? दो काम पूरे करे, वो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करा, मतलब सर पोजीशन भी है इंस्ट्रूमेंट की और पेमेंट लेने का राइट भी है, जिसके पास दोनों है उसे बोलते हैं होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बोलो क्लियर हुआ गाइस? होल्डर बेसिक सा वर्ड था। दूसरा वर्ड है इंपॉर्टेंट गाइस, एचडीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचडीसी? इज कॉल्ड होल्डर, एच डी फॉर ड्यू, सी फॉर कोर्स। कोर्स का मतलब बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस, द वर्ड कोर्स मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेमेंट, मतलब समझो होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब समझना, ड्यू कोर्स का मतलब जिस दिन आपको वो बिल, वो चेक इश्यू किया गया, सुनना, जिस दिन इश्यू किया गया उस दिन से लेके जिस दिन तक उसकी मैच्योरिटी डेट है, सुनो सुनो सुनो, जिस दिन बिल इश्यू किया गया, चेक इश्यू किया गया, आई कैन यूज द वर्ड, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया गया उस दिन से लेके उसकी पेमेंट होने तक का टाइम पीरियड कहलाता है ड्यू कोर्स, उसे ड्यू कोर्स बोलते हैं। तो इस दौरान जिस पर्सन के पास वो चेक, बिल, वो नोट एंडोर्समेंट होता रहेगा, पहुंचता रहेगा, और लास्ट में जिसके पास आएगा दैट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसे पेमेंट मिल जाएगी।
तो पढ़ते हैं क्या है, रीडिंग करना। सेक्शन नंबर 9 कहता है, सुना ध्यान से भाई, अगर आप कोई पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स कब कहा जाएगा, मुद्दा ये है, किसी पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स कब कहा जाएगा, कह रहा पहली बात, पहला ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तभी कहलाएगा, पहला सुन लो। तो पहला वर्ड, होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट फर्स्ट बी द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो पहली बात तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए सबसे पहले आपका होल्डर होना जरूरी है, कि आपका नाम हो उसके ऊपर और आपको पेमेंट मिल सकती है, पहले कंडीशन। नंबर 2, आगे आओ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऑटोमेटिकली कि तुमने जो तुम्हारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है, तुमने किसी ना किसी गुड्स या सर्विस के बदले लिया हो, मतलब सिंपल सी बात, देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन फॉर द सेम। तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट चोरी से नहीं आया, सुन लो ध्यान से, डिफेक्टिव बोलते हैं उसको। तुमने किसी का चेक चुरा लिया, बिल चुरा लिया, डजंट मीन कि तुम्हारा नाम भी नहीं उसके ऊपर, तुम्हारे पर नाम पे एंडोर्स भी नहीं हुआ। याद रखना, कंसिडरेशन जरूरी है, नंबर 1, क्योंकि यहां पे कंडीशन लगती है वही वाली जो हमने पढ़ी थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, गुड टाइटल तुम्हारे पास, तुम्हें उसकी ओनरशिप कैसी मिली, चोरी वाली मिलेगी, ध्यान रखना। नंबर 2, नंबर 3 कह रहा सर, ही मस्ट हैव बिकम ए होल्डर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बोल दिया ना मैंने भाई, आपको जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया गया उस इंस्ट्रूमेंट की डेट ऑफ मैच्योरिटी आने से पहले तुम होल्डर थे, आने वाली थी और तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट रखा हुआ, ओ कल पेमेंट करा लूंगा इसकी। तो हु आई एम हैविंग द पोजीशन, आई एम द होल्डर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। नंबर 3, तो पहला होल्डर होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन मस्ट है, तीसरा मैच्योरिटी डेट से पहले ही मैं होल्डर था बेटा उस इंस्ट्रूमेंट का। नंबर 3, नंबर 4, he must have become holder of the negotiable instrument in good faith। ये बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब भैया तुम्हारा ही था वो इंस्ट्रूमेंट, चोरी का नहीं था। अगर सोचो तुम्हें पता रहा डिफेक्टिव है, तो यू विल नॉट बी एन होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद रखना वर्ड क्या, गुड फेथ को डिफाइन किया। गुड फेथ का मतलब क्या, गुड फेथ मतलब इंप्लाइज दैट ही शुड नॉट हैव accepted the negotiable instrument after knowing about the defect in the title। टाइटल बोलते हैं ओनरशिप को, यहां भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरह टाइटल मतलब ओनरशिप, कि तुम्हें अगर पता था उस इंस्ट्रूमेंट के टाइटल में डिफेक्ट है, अगर इसकी नॉलेज तुम्हें नहीं थी तब तुमने ले रहे हो, नॉलेज होने के बाद यार अच्छा डिफेक्टिव है, चोरी कर ले लो, उठा लेता हूं, तो नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज नहीं थी कि डिफेक्टिव था नहीं था, डिफेक्टिव था या नहीं था, तो याद रखना बेटा, यू विल बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तेरी लाइन समझ में नहीं है, समझाता हूं मीनिंग, समझ ध्यान से, 3 बात क्लियर हो गए आप लोगों को, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। बोलते मैंने गुड फेथ बेटा, समझना ध्यान से, बात को समझना। तो जो हम सब लोग हैं यहाँ पे, सुनना ध्यान से, ठीक है, समझना। बाबू, सोना, जादू, टोना, 4 लोग मेरे सामने बैठे, एग्जाम्पल मैं 5वां। बाबू, सोना, जादू, टोना, 4 लोग, 5वां मैं हूं। अब कहानी सुनना ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले, कहानी सुनना सो यू कैन गेट द क्लैरिटी बेटा, ठीक है, सुनना क्या हुआ, इसको समझाता हूं मैं ऐसे, एक सेकंड, तो ऐसे बता रहा हूं, सुनना। 4 लोग, बाबू, सोना, जादू, टोना और मैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने बाबू के नाम पर एक बिल इशू किया था, बाबू को बिल ड्रॉ किया था पेमेंट, ठीक है, ओके, सुनना ध्यान से बात। अब यहां समझना, बाबू को बिल दिया, बाबू ने वो बिल सोना के नाम पर एंडोर्स कर दिया, बाबू सोना एंडोर्स मतलब बाबू ने वो बिल आगे दे दिया कि ले भैया आगे चलने दे पेमेंट। नाउ द सोना कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मी, ओके, ठीक है, समझ लेना से। अब आगे बात करता हूं। सोना के पास जो बिल था वो गलती से खो गया बेटा, या चोरी हो गया। चुराया किसने, चुराया बेटा बाबू सोना, जादू ने चुराया था। जादू ने वो बिल चुराया था या चोरी का था, मतलब जादू के पास किसी भी तरह का गुड टाइटल नहीं है, ओनरशिप का राइट नहीं रखता वो। लेकिन क्या किया, जादू ने वो बिल टोना को दे दिया बिना बताए कि भैया चोरी का था नहीं था, पेमेंट बनती थी, दे दिया उसको। अब टोना वो बिल लेके मेरे पास पहुंच रहा, मैं बोला भैया तो चोरी हो गया था। अब कैन यू प्लीज टेल मी, क्या टोना को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या टोना यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है? क्योंकि टोना को अगर पता होता कि चोरी का है तो एचडीसी नहीं कहलाता। टोना को नहीं पता था कि चोरी किया जा चुका है पहले और तब वो उसको ले रहा है, तो याद रखना वो एचडीसी कहलाएगा। इसलिए लिखी हुई है क्या सर,
उसके बाद ही शुड नॉट हैव द एक्सेप्टेंस, उसके पास उस चीज की नॉलेज नहीं थी, नॉट हैविंग द नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं थी कि भैया चोरी का था, डिफेक्टिव था, तो एसडीसी है। लेकिन अगर नॉलेज थी तो एसडीसी नहीं कहलाए, याद रखना ये वर्ड यहाँ पे। तो गुड फेथ में होना चाहिए, नंबर 4। नेक्स्ट इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट टेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन फेयर फीड। इसका मतलब अगर मैच्योरिटी डेट आ चुकी है पेमेंट करने वाले, तो फाइनली उसे, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट करने का पार्ट भी आपके पास ही होता है। लेट्स सपोज किसी पर्सन ने मुझे एक बिल दिया, चेक दिया, पूरी तरह फिलअप नहीं था, नाम लिख दिया था, पेमेंट डाल दी, खत्म, साइन कर दिए थे। तो जो जो इंफॉर्मेशन बाकी है, बकाया है, वो कौन पे करता है? फुल कौन फिल करता है? वो जो पर्सन फिल करता है उसे बोलते हैं एसडीसी, वही करता है हमारे। तो ये सारे फीचर्स एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड है बेटा एक होल्डर को एसडीसी बनाने। पहला क्या बोला? होल्डर, कंसिडरेशन, पोजीशन बिफोर मैच्योरिटी और गुड फेथ, एंड लास्ट इज कंप्लीट। ये 5 से बना आपके पास में एचडीसी का पार्ट। देखो ध्यान से, शॉर्ट में याद रखने के लिए मैंने इमेज लगा दी, करने के लिए क्या कि हु इज टर्म्ड एज एचडीसी गाइस? पहला होल्डर होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा पोजीशन बिफोर मैच्योरिटी, नंबर 4 गुड फेथ होना चाहिए विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट, एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि भैया जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई पार्ट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 5 अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो बेटे उस पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहा जाएगा। बोलो समझ में आया? यस और नो? तो यहां पर ये एच होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है, यहां पर ये पार्ट खत्म होता है। आइडिया मिला? बोलो क्लियर है? समझे? डन डन डन। फिर कुछ और मीनिंग है वो पढ़ लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा हमारा पार्ट, फिर खत्म। इतना ही है बस बेटा, इतना ही है, ठीक है? तो पढ़ा देता हूं पार्ट भी, नेक्स्ट पे आता हूं। तो कुछ नए और मीनिंग याद रखना, इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है, रिप्लाई करना होता है। सुनो ध्यान से, नाम से ही दिखेगा क्या क्या है। पहला शब्द मेरा आपसे, जवाब देना। यहां पर एक वर्ड लिखा बेटे, बिल्स। बिल मतलब क्या होता है? बिल नहीं लिखा, बिल लिखा। बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई की बात कर रहे हैं। तो बोला भैया बिल्स की और भी वेराइटीज हैं, बिल को टाइप में डिवाइड किया गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड, ऑन टाइम ना, वो तो अलग मेन क्लासिफिकेशन था। अब बिल्स को इंडिया में डिफरेंट काइंड में डिवाइड किया। पहला बात करते हैं, सुनते रहो, बस रीडिंग करना, कुछ नहीं करना, समझ में आएगा आराम से। तो पहला वर्ड क्या है भाई? इनलैंड बिल किसे कहते हैं? इनलैंड मतलब इंडिया के अंदर की बात कर रहे हो। ए बिल इज टर्म्ड इनलैंड बिल इफ इट इज ड्रॉन इन इंडिया। अगर किसी बिल को इंडिया में ही ड्रॉ किया गया है ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, उस व्यक्ति को जो इंडिया में ही रह रहा है, इंडिया में इशू किया गया, इंडिया में ड्रॉ किया गया और इंडिया के पर्सन को किया गया, कह रहा है वैसे पेबल इन आउट इंडिया, चाहे वो इंडिया में उसकी पेमेंट चाहे इंडिया में ले या बाहर ले, ध्यान रखना, पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पर जिस पर्सन को इशू किया गया था वो पर्सन इंडिया में ही रहने वाला था, इंडिया में था, अब बाहर चला गया बेचारा, क्या करेंगे? पेमेंट मिल रही है, तो इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। बट याद रखना क्या बोला, मेन कंटेंट क्या है इसका? बिल जो ड्रॉ किया गया इंडिया के अंदर, बाहर नहीं ड्रॉ किया, पेमेंट बाहर मिल सकती है उसको, बट बिल जो इंडिया में ही ड्रॉ किया गया, दैट इज कॉल्ड इनलैंड बिल बोलते हैं उसको, इनलैंड, इनलैंड अंदर। दूसरा नेक्स्ट इज फॉरेन बिल। व्हाट इज फॉरेन बिल? ए बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल, जो अंदर इंडिया में इशू नहीं किया गया, बोला क्या? इज ए फॉरेन बिल। कौन? इंडिया के अलावा बाहर किसी को अगर कोई ड्रॉ कर रहे हो बिल, दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन बिल बेटा। अब उसकी पेमेंट क्या बोला? मेड पेबल इन इंडिया, अंदर में मिलो या सर अपने पास में, क्या बोलोगे उसको? भाई आपने इश्यू बाहर किया, पर ध्यान रखना सर, इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रोन मेड और मेड पेबल टू इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन बिल। इसका मतलब पहला, इंडिया में ड्रॉ किया इनलैंड बिल, फॉरेन में ड्रॉ किया वहीं पेमेंट मिलने वाली है, उसे बोलते हैं फॉरेन बिल। समझ रहे हो? किसी आउटसाइड पर्सन को अपने इशू किया, उसे फॉरेन बिल कहा जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 पे आते हैं। टाइम बिल क्या होता है? पढ़ चुके हो, जहां पे फिक्स टाइम पीरियड मेंशन है, पढ़ चुके हैं। ऑन डिमांड भी पढ़ चुके हैं, नीचे डिमांड लिखा हुआ है, तो हम दो पढ़ चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे आओ, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। किसे कहा जाता है? अरे लो भैया आगे, इंडोर्समेंट, ये वर्ड पहले इंडोर्समेंट लिखते हैं और स्पेसिफिकली इसको लिखते हैं एंडोर्समेंट। ये बोलो मतलब सेम है, ध्यान रखना। तो इंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट क्या होता है? सिंपल सी बात, एक बार सुनना, एक बार में खत्म हो जाएगा पॉइंट ये वाला। एक बार अगर कोई बिल ड्रॉ कर दिया गया,
ड्रोअर ने ड्रॉई के नाम पर बिल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद जितनी बार भी वो ड्रॉई किसी के नाम पर बिल देगा उसे ड्रॉ नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे एंडोर्समेंट। अगर मैंने तुम्हारे नाम पे कोई बिल इशू किया, कोई बिल ड्रॉ किया और तुम उस बिल को बाकी किसी लोगों के नाम पर तुमने कहा, तुमने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो दैट इज नॉट कॉल्ड ड्रॉइंग ऑफ बिल, दैट विल बी टर्म्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बट ये क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। हम पहले पढ़ चुके इस बारे में। ये तो ड्रॉ कहलाएगा कि मैंने बिल इशू किया, ड्रॉ किया, लेकिन तुमने अगर किसी को दिया तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ठीक है, अब पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? कह रहा सर, when the maker or holder of negotiable instrument signs the same for the purpose of negotiation, the word negotiation of negotiable instrument, एक वर्ड आएगा negotiation of negotiable instrument, the word negotiation का मतलब यहां पर क्या पढ़ा था? ट्रांसफर बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हो ट्रांसफर। तो अगर कहा था सेम, क्या कहा था? कह रहा है ऑन द बैक, ये मेन वर्ड है, ऑन द बैक और फेस देयरऑफ, अगर उसके पीछे डॉक्यूमेंट के ऊपर ही, बिल के ऊपर ही या बिल के पीछे अगर आप साइन करके लिख देते हो, तो क्या बोला? क्या सर? ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर, भाई डॉक्यूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया। सुनना, अगर जो ड्रॉ कर रहा है जिसके पास बिल था, तुम्हारे पास था बिल, मैं इशू कर चुका हूं बिल, तो अगर तुम किसी के भी नाम से डॉक्यूमेंट पे नाम लिखते हो टू दिस और साइन कर देते हो, नीचे डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट एग्जांपल दिख जाए मुझे कुछ, लेट्स सपोज दिस, सोचो ये डॉक्यूमेंट है, ये बिल एग्जांपल, ये बिल है, इस पर लिखा हुआ है कि भैया नितिन सर, देखो लिखा हुआ है नितिन सर प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, है ना? किसको? छुई मुई को। ठीक है, छुई मुई लिखा है इस पे। अब छुई मुई क्या नाम से पेमेंट आ रही है? ड्रोवर ड्रोई। अब क्या हुआ? इसी पे लिखा हुआ है, छुई मुई ने बोला नहीं, टू राम प्रसाद और साइन कर दिया नीचे, एंडोर्समेंट के नाम पे गया राम प्रसाद। राम प्रसाद को मिला तो राम प्रसाद ने लिखा अच्छा टू राजू, तो राजू के नाम पे एंडोर्स। तो इसका मतलब बिल के फ्रंट में या बिल के पीछे या साथ में कोई अलग से स्लिप लगा के, एक पेपर स्लिप पर साइन अनेक्स मतलब उसके साथ अटैच करके, अगर साइन करके किसी और के नाम पर आप अगर उसे आगे कंप्लीट करते हो तो दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी टर्म्ड एज एंडोर्स्ड, उसे एंडोर्समेंट कहा जाता है बेटा, जिसके नाम से आप उस बिल को आगे बार बार भेजोगे। कब तक हो सकता है? टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी डेट कही और टाइम अपने घुमाए जा रहे बिल को, नो 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 नो, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप तब तक एंडोर्स कर सकते हो जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट ना आ जाए। तो दैट थिंग ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट, बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड स्लिप, तीन याद रखो। कौन सा? ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, एट द बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अलोंग विद ए पेपर अटैच विद द डॉक्यूमेंट, उस पर साइन करके बोलते हैं भैया दे दो किसी के नाम पे, इशू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। बोलो क्लियर है? एंडोर्समेंट बोलते हैं। एंडोर्समेंट में दो पार्टी होती है बेटा, एक होता है एंडोर्सर, एक होता है एंडोर्सी। सुन लो, जो पर्सन डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करता है उसे बोलते हैं एंडोर्सर। क्या बोलते हैं? एंडोर्सर या इंडोर्सर लिखते हैं लोग। दूसरा, जिसके नाम पर फिर ट्रांसफर किया गया उसे बोलते हैं एंडोर्सी। तो ट्रांसफर में बोल रहा हूं, ट्रांसफर जिसने किया एंडोर्सर, जिसको किया एंडोर्सी, याद रखना। लिखा हुआ है सर ही सेड टू मेक एंडोर्स द सेम, उसे क्या बोलते हैं? इंडोर्सर या एंडोर्सर बोलते हैं, ऊपर लिख लिया। जो भैया ट्रांसफर कर रहा है वो कौन है? एंडोर्सर। जिसके नाम पे किया गया वो कौन है? इंडोर्सर। लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आते हैं। बताओ ये वर्ड बताना पड़ेगा मुझे, मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? पता है सर? भाई जो उसके ऊपर बिल का जो भी टाइम लिखा हुआ है, जिस दिन वो ड्यू होगा, ड्यू डेट ऑफ द बिल, द ड्यू डेट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट। ये पता है बच्चों को यार, मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? जिस दिन उस दिन उसकी पेमेंट होगी, लास्ट डेट, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। फिर आता है हमारे पास ग्रेस पीरियड। ग्रेस कितना? 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन का, है ना ग्रेस पीरियड। वो ग्रेस निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट में नहीं है, ठीक है, बट अलग से सिखाऊंगा, अलग से पार्ट में, कि एक्चुअली कैसे ये मैच्योरिटी डेट का पीरियड निकाला जाता है, किस दिन इश्यू किया, कितने गैप में किया, हॉलिडे था नहीं था, ये बात हम करेंगे, ठीक है। अभी ये बता देते हैं। अभी याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी डेट, किसे बोलते हैं? मतलब जिस दिन वो पेमेंट के लिए ड्यू होगा, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। बेटा बोलो क्लियर है? यहां तक क्या? देखो इनमें रट्टा नहीं मारा, नॉर्मली याद रखोगे। अच्छा, एंडोर्समेंट ट्रांसफर करना, किसने किया? एंडोर्सर। किसको किया? एंडोर्सी। नेक्स्ट मैच्योरिटी, जो जिस डेट पे वो ड्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 वर्ड और देख लो, यहाँ पे 3 वर्ड आए हमारे पास में। पहला वर्ड एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, आफ्टर साइट। 3 वर्ड बोल रहा हूं बेटा,
at sight, on presentment and after sight. There are three words which are used, सुनना ध्यान से, there are three words which are used while you're studying the negotiable instrument. At sight, on presentment, after sight. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तीनों के अंदर अलग अलग होता है. पढ़ चुके negotiable instrument, तीन बातें पढ़ रहे हैं हम. Promissory note, bill of exchange and check. पढ़ रहे हो ना? तो तीन वर्ड है, सुनना ध्यान से बात. पहला वर्ड कहां पर एट साइड का मतलब क्या, प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या और आफ्टर साइड का मतलब क्या, सुनना, याद रखना. खाली सुनो भाई ध्यान से, बस लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा फिर ये बात. क्या बोला देखना दिखाता हूं. कह रहा भैया इन्हें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज. जब बात प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की हो, चेक की बात नहीं कर रहे हो. ना 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 ना, लिखा कहीं चेक मैंने नहीं लिखा. जब बात प्रोमिसरी नोट और बिल एक्सचेंज की हो रही हो तो एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है बेटा ऑन डिमांड. ऑन डिमांड. तो ये वर्ड है जिन्हें इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी वर्ड डिमांड आपको एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट मिलता है. एग्जांपल दूं, आप पढ़ते हुए अपने अकाउंट्स वाले पार्ट में आता ना, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. व्हाट इज प्रेजेंटमेंट? ऑन डिमांड बोलते हैं उसको. जब तक चेक आपने डिमांड नहीं किया, पेमेंट नहीं मांगी, पेमेंट मिलेगी भी नहीं आपको. याद रखना, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सर एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है बेटा अपने पास में ऑन डिमांड बोलते हैं कि जब डिमांड करोगे तो पैसा मिलेगा. नंबर वन. नंबर टू, द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट का मतलब क्या है? आफ्टर साइट इन प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है आफ्टर प्रेजेंटमेंट. जैसे डिमांड कर दिया उसके बाद होता ना भाई. भाई ऑन मतलब इस दिन किया, आफ्टर मतलब डिमांड के बाद, आफ्टर साइट बोलते हैं. लेकिन बिल में क्या है, एंड बिल के अंदर क्या होता है, बिल में इसको बोलते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस. दोनों में डिफरेंस है बेटा. तो पहले वर्ड में कॉमन वर्ड था, सुनना, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड, सुनना आ जाओ, चेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ना, सुनो से, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में एट साइट का मतलब है ऑन डिमांड. याद रहेगा कि जिस दिन दे के आओगे उस दिन पेमेंट मिलेगी, ऑन डिमांड बोलते हैं. लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर आफ्टर साइट का मतलब होता है बेटा आफ्टर प्रेजेंटमेंट, आफ्टर डिमांड. लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आफ्टर साइट का मतलब होता है बेटा आफ्टर एक्सेप्टेंस, क्योंकि बिल एक्सेप्ट पहले होता है, बाद में पेमेंट मिलती है. बोलो क्लियर हुआ? ये वर्ड आपको याद रखनी है. एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब ऑन डिमांड, आफ्टर साइट मतलब आफ्टर डिमांड. बट बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? आफ्टर एक्सेप्टेंस. एंड दिस आर द सम वर्ड्स जो कि आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशन लेके आते हैं. इनको डेफिनेशन में पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कोई डिटेल वर्जन नहीं है. लेकिन हाँ, एंडोर्समेंट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे डिटेल के, कितने टाइप का एंडोर्समेंट होता है. तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग ऑफ चेक के बारे में और टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो होपफुली समझ में आया हो. कोई डाउट किसी बच्चे को रहेगा तो वेलकम बेटा, डाउट भेज दीजिएगा. तो सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. यू टेक केयर. कोई डाउट रहे पक्का भेजिएगा. गाना गा और जाओ. बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन. कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन.